दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों आज की कहानी बिहार से लाखन ने भेजी है। आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। दोस्तों मेरा नाम लाखन है। मैं दानापुर में ही टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था, पर तभी मेरा बच्चा बीमार पड़ गया। उसका इलाज कराते कराते मैं कंगाल हो गया और मेरी रोटी का साधन मेरी टैक्सी बिक गई। अब मैं मजदूरी करने लगा था, लेकिन घर का खर्चा नहीं चल रहा था और कर्ज बढ़ते ही जा रहा था। उसी वक्त हमारे पड़ोस में रहने वाले चाचा छुट्टियों पर आए थे। वे मुंबई में एक सेठ जी के यहाँ खाना बनाने का काम करते थे। मैंने अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया। चाचा पिघल गए। चाचा ने कहा, नौकरी तो मैं दिलवा सकता हूँ, वो भी अच्छी सैलरी पर तुम्हें मुंबई मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा, चलूँगा ना चाचा, पर काम क्या करना होगा? उन्होंने कहा, वही जो तुम करते रहे हो। मैंने कहा, ड्राइविंग? वे बोले, हाँ। पर क्या चाचा? मैं उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला। चाचा बोले, साहब जरा ऑफिस में देर तक रुकते हैं। अगर तुम वहाँ काम करोगे तो सैलरी पूरी बच भी जाएगी तुम्हारी, क्योंकि रहना और खाना मेरे साथ हो जाएगा। तो मैं खुशी खुशी चाचा के साथ तैयार हो गया जाने के लिए, और फिर 2-4 दिन बाद ही मैं वहाँ पहुँच गया। उस बंगले को देखकर मैं हैरान रह गया। वहाँ मेरी सोच से कई गुना बड़ा था बंगला। आलीशान था, जिसमें चाचा जी के सेठ जी रहते थे। मैं सोच रहा था कि सेठ जी मोटे ताजे 60 साल के रौबदार व्यक्ति होंगे, पर उन्हें देखा तो उनकी उम्र कोई 30 वर्ष रही होगी। वे दिखने में भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। चाचा जी ने उन्हें मेरे बारे में पहले ही बता दिया था, तो उन्होंने मुझे कार की चाबी देते हुए कहा, लाखन, लाखन नाम ही है ना तुम्हारा? मैंने उन्हें नमस्ते किया। जी साहब कहा। उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी देते हुए कहा कि कल से ड्यूटी पर चलने को तैयार रहो। इसके बाद मैं और चाचा कमरे में चले आए। मैंने चाचा से पूछा, इस कोठी में कौन कौन रहता है? चाचा बोले, यहाँ तो अभी साहब अकेले ही रहते हैं। इनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं। वहाँ भी इनकी बहुत सारी ज़मीन जायदाद है, जिसे इनके पिताजी देखते हैं। यहाँ साहब का बहुत बड़ा बिजनेस है। चूँकि चाचा साहब का किचन संभालते थे और मैं नॉनवेज खाता था, तो मैंने बातों ही बातों में पूछ लिया, चाचा साहब नॉनवेज खाते हैं क्या? चाचा बोले, नहीं, वे मटन चिकन कुछ भी नहीं खाते, पर हाँ उन्हें अंडे ज़रूर पसंद हैं, वो भी उबले हुए। अब मैंने चाचा से पूछा, चाचा हम लोग तो खाते हैं ना? चाचा बोले, हाँ हाँ, अपने लिए तो हम लोग बना लिया करेंगे। इससे परहेज तो साहब को भी नहीं है। मैं पहले भी अपने लिए चिकन वगैरह बना लेता हूँ। चाचा की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि कहीं हमें भी शाकाहारी बन के ना रहना पड़े। अब हम साहब के साथ जाने लगे थे। साहब समय के काफ़ी पंक्चुअल थे। वे शार्प सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलते थे। ऑफिस बंगले से 10 किलोमीटर दूर था, तो साहब रोज़ समय पर पहुंच जाते थे। मैं 8:30 बजे ही गाड़ी साफ करके तैयार रखता था। साहब का ऑफिस तीसरे मंजिल पर था। मैं उन्हें बिल्डिंग के बाहर छोड़कर गाड़ी के पास ही रुककर उनका इंतज़ार करता था। मैंने कभी साहब का ऑफिस नहीं देखा था, पर लोग बताते थे कि ऑफिस बहुत आलीशान है। जैसा कि चाचा ने बताया था, साहब देर तक ऑफिस रुकते हैं, पर जब वे नीचे आते थे तो उनके साथ उन्हें गाड़ी तक छोड़ने के लिए एक निहायत ही खूबसूरत लड़की रोज आती थी, जो हम लोगों के जाने के बाद ही ऑफिस से जाती थी।
एक दिन मैंने चाचा से पूछा, चाचा, साहब के साथ ऑफिस में एक मैम साहब हैं, क्या आप जानते हैं वो कौन है? चाचा बोले, हाँ हाँ, वे साहब की मंगेतर हैं और जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली है। वे कई बार बंगले पर आ चुकी हैं, मुझे पता है। मैं बहुत खुश था कि जैसी पर्सनालिटी साहब की है, जीवन साथी भी उन्हें उतना ही खूबसूरत मिलने जा रहा है। अब 2 महीने गुजर गए। साहब और मैम साहब की शादी हो गई। दोनों ही तरफ से बहुत सारे मेहमान आए थे। साहब के माता पिता भी आए थे। मैं भी उनसे मिला था। कुछ दिन रहने के बाद वो अपने गांव चले गए। अब मैम साहब भी बंगले में ही आकर रहने लगी थी। मेरा डेली का रूटीन अब बदल गया था। मैं सुबह 9 बजे साहब और मैम साहब दोनों को ऑफिस छोड़ता और 7 बजे अकेली मैम साहब को ऑफिस से बंगले पर लाता। इसके बाद फिर ऑफिस लौट जाता और साहब के आने का इंतज़ार करता। साहब कभी 9 तो कभी 10 बजे ऑफिस से निकलते थे। मैं उन्हें बंगले पर लाता और मेरी ड्यूटी ख़त्म। साहब 10 बजे तक तो ऑफिस से हर हाल में घर आ ही जाते थे। इसके बाद मैं और चाचा अपने कमरे में खाते पीते और सो जाते। उस पूरे बंगले में हम चारों के अलावा और कोई नहीं था। साहब बहुत हंसमुख और जिंदा दिल इंसान थे। जब कभी उन्हें फालतू समय मिलता तो वे हमसे बहुत बातें किया करते थे। वे हमारे घर परिवार के बारे में पूछते, वहाँ के मौसम, खेती खलियान सब के बारे में पूछते और हमेशा खुश रहते। ऐसा ही चल रहा था। अब साहब और मैम साहब की शादी को 1 महीना गुजर गया था। आजकल साहब हमसे कम बात करते थे। कुछ पूछता तो बस हाँ ना में जवाब देते। मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा था। मुरझा सा गया था पूरा का पूरा चेहरा। ऐसा लग रहा था वो लंबे समय से बीमार हैं। उनकी आँखों के नीचे काली काली छाइयाँ साफ नज़र आ रही थीं। पर मैम साहिबा जैसी तरोताज़ा और सुंदर पहले थीं, वैसी ही अब। एक दिन मैंने चाचा से पूछा, चाचा, साहब को क्या हो गया? बिल्कुल बिन पानी के पौधे की तरह मुरझा गए हैं। चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई। चाचा बोले, तुम ठीक कह रहे हो, शादी के बाद से ही ऐसा हुआ है। अब मुझे और चाचा दोनों को ही लग रहा था कि इसके पीछे जरूर मैम साहब का ही हाथ है। पर समस्या यह थी कि हम लोग नौकर थे तो साहब से इस बारे में चर्चा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोग चुपचाप वक्त का इंतज़ार करने लगे। इसी बीच एक अजीब सी बात देखने को मिली। चाचा ने बताया कि जब से मैम साहब आई हैं, हमसे रोज़ चिकन बनवाती हैं, जबकि साहब चिकन खाते नहीं। अब और सबसे ख़ास बात यह है कि मैम साहब हर रोज़ चिकन की मात्रा बढ़ाती जा रही हैं। यह सुनकर तो हमारे भी होश उड़ गए थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि अंत की शुरुआत कहाँ से करें। अब तो साहब भी ऑफिस आने के बाद सीधे ऊपर जाते और फिर सो जाते। मेरा कमरा बंगले के निचले हिस्से में था, बिल्कुल किचन से सटा हुआ। मैं कभी ऊपर साहब के कमरे में नहीं गया था। पहले साहब ही नीचे उतर आते और हमसे बातें करते थे, पर जब से शादी हुई तब से तो पता ही नहीं, साहब की दुनिया ही रूठ गई थी। पर आजकल रात को साहब के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तेज़ होने लगी थीं। ऐसा लगता था वे मैम साहब पर चिल्ला रहे हों। कभी कभी तो हम लोग भी डर के मारे कांप जाते थे। फिर धीरे धीरे साहब ने ऑफिस जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब केवल मैम साहब ही ऑफिस जाती
और सारा काम देखती। कुछ दिनों से मैम साहब को भी देखने से लग रहा था कि वे खुश नहीं। इतने बड़े बंगले में हम 4 लोगों के अलावा कोई नहीं था। साहब और मैम साहब के बीच ऊपर कमरे में क्या हो रहा था, हम दोनों को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। मैं कभी कुछ कहता तो चाचा मुझे यह कहकर चुप करा देते कि बेटा, हम लोग नौकर हैं, मालिकों के बीच में गुस्ताखी करेंगे तो हो सकता है नौकरी से ही हाथ धोना पड़े। एक दिन इतवार था, ऑफिस बंद था। चाचा मैम साहब को चाय ऊपर ही देने चले गए। मैं अपने कपड़े वगैरह साफ करने में जुटा था, तभी ऊपर से साहब के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो मुझे लगा कि कहीं चाचा ने साहब को चिकन वाली बात तो नहीं बता दी, पर देखा चाचा किचन में कुछ काम कर रहे थे। कुछ देर तक तो साहब के चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं, फिर शांत हो गई। खाना पीना खाने के बाद मैंने चाचा से कहा, चाचा मुझे तो लगता है यह सब मैम साहिबा का ही किया धरा है। पर चाचा बोले, आज तो चिकन की डिमांड और बढ़ा दी गई। मैंने चाचा से कहा, चाचा हम लोग अपनी नौकरी की परवाह करके एक इंसान को धीरे धीरे मरने दे रहे हैं। अगर साहब ही नहीं रहे तो नौकरी तो जाएगी ही। इस घर में हम 4 के अलावा कोई नहीं है। हम भी चुप रहे तो पता नहीं आगे क्या हो। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से मैम साहब की चीखने की आवाज़ आई। वे चीखते हुए चाचा को बुला रही थी। हम दोनों दौड़कर उस तरफ गए। मैम साहब बदहास जीने से नीचे उतरते हुए चाचा को पुकारे जा रही थी। उन्हें इतना डरा हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हम लोगों के पहुंचते ही ऊपर की तरफ इशारा करते हुए मैम साहब ने कहा, साहब को देखो क्या हो गया। हम लोग जब ऊपर गए तो देखा कि साहब अपना सर दीवार से टकराते हुए कह रहे थे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हमने और चाचा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा। न जाने उस मुरझाए हुए शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। जैसे तैसे हमने साहब को बेड पर लिटाया, पर साहब बार बार हमारी पकड़ से छूट जाते थे। इसके बाद चाचा ने मैम साहब से कहा, जरा गंगा जल लेके आओ। उसके बाद मैम साहब जब गंगा जल लेके आई तो चाचा ने गंगा जल साहब के ऊपर छिड़का। अब साहब कुछ शांत होते नजर आ रहे थे, पर उनकी आंखें अभी भी लाल सुर्ख रखी हुई थी। हम लोगों को तो साहब पहचान भी नहीं रहे थे। काफ़ी देर बाद वे शांत होकर लेट गए। इसके बाद चाचा अपने कमरे से कलावा लाए और साहब के बेड पर लपेट दिया। मैम साहब अभी भी थर थर काँप रही थीं। आज खुले हुए बालों में वो खुद डरावनी सी लग रही थीं। मैम साहब ने चाचा से कहा, क्या हुआ इन्हें? ये दवाई का नाम सुनते ही मुझ पर चीखने लगते हैं। फिर चाचा ने कहा, आप चिंता न करें, कल मैं इनका इलाज खोज लूँगा। सुबह ही मैं और चाचा पहले पहुँचे हुए एक तांत्रिक बाबा के पास गए। उन्हें सारी बात बताई तो वे हम लोगों के साथ बंगले पर आए। उन्होंने आकर पूरे बंगले का निरीक्षण किया, फिर कहा, यहाँ कभी पहले पीपल का पेड़ था? चाचा ने बताया, हाँ, उसे साहब ने शादी के वक्त इसलिए कटवा दिया था कि वहाँ सांप रहते थे और शादी की भीड़ भाड़ वाले घर में सांप किसी को नुकसान न पहुँचा दे। फिर तांत्रिक बाबा बोले, इनकी यह हालत उस पेड़ पर रहने वाली आत्मा ने ही की है। मैम साहब बोली, तांत्रिक बाबा ये ठीक तो हो जाएंगे ना? तांत्रिक बाबा बोले, मेरी तंत्र विद्या का कोई आत्मा सामना नहीं कर सकती, पर यदि चाहो तो मैं उसे मुक्ति जरूर दिलवा सकता हूँ। इसके बाद तांत्रिक बाबा ने पूजा पाठ किया
और धीरे धीरे साहब ठीक हो गए। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि वो चिकन की जो मात्रा थी वो मेम साहब नहीं, वो ही सेठ जी खाते थे। पर ताज्जुब की बात ये थी कि इतना पतला दुबला शरीर 5-5, 6-6 केजी चिकन खाना कैसे हजम होता था। दोस्तों, आप लोगों को भले ही यह एक मनगढ़ंत कहानी लगे, पर मेरे साहब ठीक हो गए, मेरी नौकरी चल रही है। हमारे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, ठीक शाम 6 बजे।